दोस्तों विशेषण की अगली क्लास में चले आते हैं। इससे पहले भी हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके चेक कीजिए कि विशेषण के पहले वीडियो में हम लोग क्या बात किए थे। और खूब सारे क्वेश्चन करने वाले दोस्तों विशेषण से संबंधित। तो यार हमारे पास विशेषण के प्रकार वगैरह देखे थे, तो कितने प्रकार है थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं उसको। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विशेषण के प्रकार हमको दिखाई दे रहा है, जिसमें गुणवाचक विशेषण के बारे में बात कर चुके थे और अब बात करने वाले हैं संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण के बारे में दोस्तों एक एक करके बात करेंगे। तो चलो भाई चले आते हैं हम लोग इसके सेकंड नंबर के पॉइंट संख्यावाचक विशेषण की ओर, जो क्या बोलता है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। तो दोस्तों हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी बात कर चुके हैं, इसका वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भैया नाम से स्पष्ट है संख्यावाचक, तो भैया संख्या को दर्शाएगा ना यार, किसकी संख्या को, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को दर्शाएगा। बहुत बढ़िया भाई, इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये बोल रहा है भैया आगे दो प्रकार और है यार, निश्चित संख्या, निश्चित संख्यात्मक और अनिश्चित संख्या वाचक, ये दो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो यार दोनों के बारे में एक एक चीज बात कर लेते हैं। तो हमको एक चीज समझ में आ गया भैया, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की गिनती संख्या के बारे में बात करेगा, हम बोल देंगे संख्यावाचक विशेषण। तो पहला पॉइंट आ रहा है दोस्तों इसमें निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। क्या भैया, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 लड़के प्रथम द्वितीय तृतीय या तिगुना चार गुना किसी निश्चित संख्या की बात कर लिए कि कक्षा में 10 लड़के मस्ती कर रहे थे, कक्षा में 10 लड़के पढ़ाई कर रहे थे, ये व्यक्ति प्रथम आया, ये व्यक्ति द्वितीय आया, आज हमने 3 गुना कमाई की। निश्चित संख्या के बारे में बात कर रहा है। अब उदाहरण की बात करते हैं, हमारे विद्यालय में 15 शिक्षक है, निश्चित परफेक्ट गिनती कर सकते हैं 15 शिक्षक है। तो पर्टिकुलर किसी नंबर को दर्शा देगा, नंबर दिखा देगा, 15 छात्र हैं, 20 व्यापारी इस मोहल्ले में रहते हैं, इस शहर में 15 वकील हैं, 25 पुलिस वाले हैं, इस बगीचे में 5 पेड़ आम के हैं। संख्या की बात कर दिया तो कहलाएगा भैया निश्चित संख्या की बात कर रहा है, निश्चित संख्या वाचक सर्वनाम। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो पर्टिकुलर पैसा बता दिया कितना है उसके जेब में दोस्तों, तो ये हो गया निश्चित संख्या वाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं यार, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम देख पा रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। क्या बोलता है भाई अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, क्या लिखा है इसमें, अनिश्चित संख्या का बोध होता है भैया, अनिश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे कि कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, कुछ, काफी, कई, थोड़े, बहुत, अनेक। अब इनका वाक्यों में कैसा प्रयोग करेंगे देखते हैं उसको। यहां पे एग्जैक्ट संख्या नहीं बताया जाएगा, बस कुछ ही दिनों की बात है, मतलब कितने दिनों की बात है वो दिन नहीं बताया कि 5 दिन 6 दिन, कुछ दिन बोल दिया, मतलब अनिश्चित है, इसलिए आ रहा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कई लोग आए थे, भैया हमको नहीं पता ना भाई शादी ब्याह के फंक्शन में कितने लोग आए थे, 10 आए थे, 15 आए थे, 20 आए थे। कुछ लोग बोल रहे हैं शादी ब्याह में 10-15 कहाँ आते हैं, कोरोना में आए थे ना भाई, बाकी तो अब 400-500 आ रहे हैं। तो कई लोग आए थे, तो ये कई लोग लिखा है, इसका मतलब क्या है, कई लोग लिखा है इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम बोल दिए अनिश्चितवाचक विशेषण। तीसरे पॉइंट की ओर चले आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। क्या लिखा है भैया देखते हैं, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यार ये परिमाण क्या होता है समझ नहीं आ रहा है, उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें भी 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इसके 2 प्रकार हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। देख ले एक एक करके दोनों को।
तो भैया चलो चले आते हैं हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या है भैया निश्चित परिमाणवाचक? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या हो सकता है उदाहरण? मैं 5 किलो शक्कर खरीदने जा रहा हूं, मतलब एग्जैक्ट पता है कि 5 किलो शक्कर। 2 किलो आलू देना भैया। अब आलू खरीदने जाएंगे तो आलू देना नहीं बोल सकते, बस हमको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। 2 किलो आलू, 5 किलो आलू, 10 किलोमीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी, मुंबई से दिल्ली की दूरी एग्जैक्ट है। तो वहां पर परिमाण, निश्चित परिमाण की बात हो रही है। 2 लीटर दूध दीजिए भैया, निश्चित परिमाण की बात हो रही है। 2 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए। तो ये खूब सारे उदाहरण बन सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के। अब चलते हैं भैया हम लोग अगला, कौन सा ले लें? निश्चित के बाद यार इसका उदाहरण देख ले, यहां से क्या लिखा है? मुझे 10 किलो आलू चाहिए, मुझे 4 किलो शक्कर चाहिए, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। निश्चित बात कर दिए। यह 2 तोले के सोने के कंगन है। यहां पर एग्जैक्ट बता दिया सोने के जो कंगन हैं वो कितने तोले के हैं, एग्जैक्ट बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं भैया सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट बोलता है अनिश्चित परिमाणवाचक। पता नहीं है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। इसके पहले वाले में फिक्स था। तो परिभाषा देख लें। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण नहीं है अपितु क्या है भैया, वो अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित है यार। और क्या बोल सकते हैं? उदाहरण की बात करें, कौन कौन से छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करेंगे हम लोग? कुछ, थोड़ी सी, ढेर सारा। यार पता नहीं है। थोड़ी सी मिठाई बची है, अब संख्या तो नहीं पता ना भाई कितनी मिठाई बची, थोड़ी सी मिठाई बची होगी। ढेर सारा अनाज रखा है, किलो में नहीं पता कितना है हमको, हम बोल दिए ढेर सारा अनाज रखा हुआ है। तो ये छोटे छोटे शब्द का उपयोग कैसे करेंगे वाक्यों के निर्माण में, वो देख लेते हैं यार। कुछ उदाहरण देख लें। मुझे थोड़ी सी सब्जी और दे दो। वो बोल नहीं रहा है कि 1 किलो सब्जी दे दो, 2 किलो सब्जी दे दो। पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग और बोलते हैं हमें थोड़ा सा आलू दे दो। पड़ोसी घर जाकर नहीं बोलते भैया 1 किलो आलू दे देना। तो देखो, मुझे थोड़ी सी सब्जी और दे दो। अगला पॉइंट, मुझे कुछ ही दूर और चलना है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कहीं चले गए मेहमान के यहाँ, रेलवे स्टेशन में आए, बोले अरे कुछ ही दूर पे तो है हमारा घर। तो एग्जैक्ट नहीं बता रहे वो कितना किलोमीटर दूर है। और कभी कभी तो हम धोखा भी खा जाते हैं हम सब, कि वो बोलते हैं कुछ ही दूरी पर है और बहुत दूरी पर रहता है भाई उनका घर। बताओ। तो यहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कुछ ही दूरी पर, दूरी नहीं पता। थोड़ी सी सब्जी चाहिए, कितना किलो सब्जी चाहिए नहीं पता, थोड़ी सी सब्जी चाहिए। ये थी कहानी। अगला आता है सर्वनामिक विशेषण। क्या है भैया सर्वनामिक विशेषण में? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। बताओ भैया, सर्वनाम को घुसा दिया जाएगा यहाँ पर। और इसके भी 2 प्रकार दिखाई दे रहे हैं। एक है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। बताओ यार। अब एक एक करके बात कर ले दोस्तों दोनों के बारे में। तो पहला आता है हमारा मौलिक सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलता है दोस्तों ये? जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, बिना रूपांतरण के मतलब वो जैसा है वो वैसा ही है, उसमें कोई रूपांतरण नहीं होगा। और वो आकर के बताएगा, किसके बारे में विशेषता बताएगा? संज्ञा की विशेषता कर देगा। देख रहे हो, कोई आकर के विशेषता कर देगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम खड़े रहते हैं, अचानक से कोई व्यक्ति आ जाता है और विशेषता कर देता है। बताओ। लेकिन कभी कभी वहाँ पे खामियां भी गिना देता है, 4 लोगों के बीच में वाट लगा देते हैं कुछ लोग। बताओ। उदाहरण देख ले, हमको समझ में आएगा। यह मेरी किताब है। तो यह जो है
सर्वनाम हो गया। और किसकी विशेषता करने आ गया? भैया हमारी विशेषता करने आ गया कि ये बंदे की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा है लड़का ये, और ये वाली किताब इसकी है। देख लो, यह पेन रागिनी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेन है, विशेषता बता रहा है। तो सर्वनाम पहले आया और संज्ञा बाद में आ गया। ये देखो, संज्ञा बाद में आ गया और उसकी तारीफ कर दे रहा है, यह पेन रागिनी का है, यह पुस्तक रमेश का है, यह बाइक सुरेश का है, यह पंखा बजाज कंपनी का है। तो जो सर्वनाम पहले आ गया बिना रूपांतरण के, संज्ञा के पहले आ जाएगा और उसकी विशेषता बताएगा। यह बजाज कंपनी का अच्छी क्वालिटी का पंखा है, यह अच्छी क्वालिटी का सैमसंग का टीवी है। तो इस तरह के शब्द हम लोग बना सकते हैं। तो हम क्या पढ़े भैया? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। तो यार वीडियो को पॉज करो और खूब सारे वाक्य नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, हम लोग को खूब सारे वाक्य कमेंट बॉक्स में आग लगा देना हमको। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यहां पर सर्वनाम जो है दोस्तों रूपांतरित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा और संज्ञा की विशेषता करेगा। इसके पहले क्या हुआ था? सर्वनाम जैसा था वैसे ही आया था और विशेषता करके चला गया। और यहां पर क्या होगा? संज्ञा रूप बदल के आएगा। तो कुछ लोग जो है तारीफ सामने से नहीं करते, इनडायरेक्टली फेसबुक में गलत आईडी से तारीफ कर देते हैं भाई। ये बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। कैसा आदमी है, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? तुम रोज काम पे नहीं आ रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? तो रोज काम पे आना है। तो ये जो दो अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, ये जो सर्वनाम है वो बदले हुए, चेहरा बदल के आ गए, ये पहचान में नहीं आ रहा है। ये जो विशेषता कर रहा है उस व्यक्ति की, देखा जाए तो लग नहीं रहा विशेषता कर रहे हैं, यहाँ तो बुराई कर रहे हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? तुम काम पे नहीं आ रहे हो, डेली नहीं आ रहे हो। तो ये थी कहानी भैया। आगे बढ़े, अगली कहानी देखें किसकी है? तुलनात्मक विशेषण। क्या होगा? नाम से कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है भैया, तुलनात्मक। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की परस्पर तुलना की जाती है। इसे तो हम परिचित हैं, आए दिन हमारी तुलना की जाती है बाजू वाले पड़ोसी के लड़के से, पड़ोसी वाले टॉपर से तुलना की जाती है, ये तो जानते हैं हम लोग। तो अलग अलग गुण के आधार पर तुलना किया जाएगा, उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषणों की संख्या जो है यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हैं भैया। तो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं इसमें देख लें, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, देखते जाओ भाई। अब इसकी अवस्थाएं होती हैं, प्रकार नहीं अवस्थाएं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो एक एक करके बात करें दोस्तों इन सब के बारे में। चलो यार एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला आ रहा है मूलावस्था। क्या है भैया? मूलावस्था में विशेषण बगैर किसी तुलना किए हुए अपने मूल रूप में रहता है। यार अजीब सी बात है, तुलनात्मक विशेषण पढ़ रहे हैं, तुलना करने बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बिना तुलना किए। गजब है यार। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण और दोष की तुलना करते हैं। तो मूल अवस्था उसी अवस्था में रहेगा और किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना करेंगे। जैसे कि राधिका सुंदर है, यह अच्छी किताब है, यह अच्छी कंपनी का टीवी है, यह अच्छा फोन है, यह अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। मतलब किसी और के साथ तुलना नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, राधिका अकेली वहां पे लड़की है, किसी दूसरी लड़की की बात नहीं हो रही है। रमेश होशियार लड़का है, तो दो व्यक्ति की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी की बात कर दी है, रमेश होशियार लड़का है। तो यहां पर मूल अवस्था सिर्फ उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यह अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। हम दो सीमेंट लाके तुलना नहीं कर रहे हैं कि ये दो सीमेंट की बोरियां रखी हैं जिसमें पहली बोरी का सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है और दूसरी बोरी का सीमेंट बेकार क्वालिटी का है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं बस एक ही वस्तु को लेना और उसी की तारीफ कर देना, वो कहलाएगा भैया मूल अवस्था। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु की तारीफ की जाएगी, एक ही व्यक्ति या वस्तु की तारीफ की जाएगी, तो हम इसको बोल देंगे भैया मूल अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है उत्तरावस्था। क्या बोलता है भैया उत्तरावस्था?
जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता न्यूनता, अधिक और न्यून की तुलना करने वाले हैं। सोहन रोहन से छोटा है, दीपक राधिका की अपेक्षा मोटा है। तो अब दो व्यक्ति आ गए भैया, इसके पहले में सिर्फ एक ही व्यक्ति और वस्तु था, और यहाँ पे दो व्यक्ति या वस्तु लेंगे। यह एक बड़ा टीवी है, बाजू वाले जो कमरे में रखा है वो छोटा टीवी है। तो उसके आकार के बारे में बात करेंगे, अधिकता या न्यूनता की बात करेंगे। बताओ, दो व्यक्ति की बात कर लिए, दो व्यक्ति खड़े हैं, यह अधिक भोजन ग्रहण करता है, सुरेश अधिक भोजन ग्रहण करता है महेश की तुलना में। तो ये थी कहानी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं। क्या लिखा है तीसरा पॉइंट दोस्तों? उत्तम अवस्था। क्या बोलता है भैया? जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना होगी। अब दो नहीं, दो से अधिक लेना है हमको, और उनमें से एक की श्रेष्ठता या निम्नता का प्रतिपादन किया जाएगा, तो उसे कह देते हैं उत्तम अवस्था। बहुत सारा 4-5 लोग रहेंगे, उसमें से एक को बेस्ट बताएंगे हम लोग। 4-5 लोग बैठे, क्या बोलेंगे? ये चारों में से सबसे तेज दौड़ता है रमेश। बताओ, ये है। इन चारों बच्चों में यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास संस्कृति के महान नाटककार है। खूब सारे बॉडी बिल्डर खड़े रहेंगे, हम क्या बोलेंगे? ये 10 बॉडी बिल्डर में से ये वाला जो बॉडी बिल्डर है, व्यक्ति ए, यह नेशनल खेल के आया है। 10 के 10 बॉडी बिल्डर है, लेकिन एक की तारीफ करना है वहां पे। इन 6 खिलाड़ियों में से दूसरे नंबर का खिलाड़ी अच्छा कबड्डी खेलता है। तो ऐसे खूब सारे वाक्य बनेंगे दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और नीचे कमेंट करना है। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे हम लोग, हमारा प्रैक्टिस उतना ही बढ़ता जाएगा, होता जाएगा प्रैक्टिस। और इसके खूब सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय भारत। खूब मेहनत कीजिए, तरक्की कीजिए।